नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हैं हम आज की इस ठंडी मगर सुहानी सुबह का खूबसूरत आगाज़ करने गीत और संगीत के माध्यम से। दर्शकों, इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आप तक सुबह सुबह कुछ जानकारी, कुछ मनोरंजन लेकर के आए और साथ ही साथ आपको रूबरू करवाएं हमारे प्रदेश के ऐसे लोक कलाकारों से जिन्होंने हमारी संस्कृति को ना केवल संजो के रखा है बल्कि उसे प्रदेश में और विदेश तक पहुंचाने का कार्य भी किया है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक मशहूर लोक गायक मौजूद है जिन्हें हिमाचली नाटी के रॉक स्टार के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने हमारे प्रदेश के लोगों को तो अपनी धुनों पर थिरकने के लिए मजबूर किया ही है, लेकिन मुंबई की नगरी को भी हिमाचली रंग में रंग दिया है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं स्टूडियो में दिलीप चौहान जी का, जिन्हें हम ज़्यादा दिलीप सिरमौरी के नाम से जानते हैं। दिलीप जी, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जी दिलीप जी, देखिए हमने दर्शकों को शुरुआत में ही बता दिया है कि आपने मुंबई को हिमाचली रंग में रंग दिया है, तो उनकी उत्सुकता भी बढ़ गई होगी। तो हम शुरुआत जो है ना वो बिल्कुल इसी गीत से, जो आपका एक गीत है जिसको आपने मुंबई की यानी कि बॉलीवुड की महान हस्तियों से गवाया है, हम चाहेंगे कि आप शुरुआत कार्यक्रम की उसी गीत से करें। जी गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं पूरे पहाड़ के सभी दर्शकों का और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके दूरदर्शन के बहुत बड़े इस चैनल के माध्यम से। और सबसे एक आह्वान करता हूं कि दूरदर्शन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, जैसे अदर फॉर्मेट्स में जुड़ते हैं। आपकी इतनी तारीफ़ की आपने, इसका क्रेडिट मैं तो अपने फोक को ही देता हूं। चलिए, जैसा आपने कहा वही गीत आपको फर्स्ट में नज़र करते बोलो सुने झुरिए मेरे जियोरी बातो हो कहता काटा है दिनड़ुओ कहते कोटे है रातो। बॉलीवुड की हाँ क्वीन छोरे रंगीन साचे बनाउंदी मीत रे सुन पहाड़ और छोरुआ साचे बनाउंदी मीत रे सुन पहाड़ और छोरुआ। अंग्रेजी ना लड़ा ना डिस्को गणा गाने पहाड़ी गीत रे सुन बम्बेरी छोरिए। बहुत खूब दिलीप जी, बहुत खूब। देखिए, हम दर्शकों से कहते भी हैं कि हम कोशिश करते हैं आपकी जो सुबह है उसको एक खूबसूरत आगाज़ दें, और हमें पूरा यकीन है कि इतनी मधुर आवाज़ सुबह सुबह सुनकर उनका दिन तो आज का बन गया है। ये जो गीत है ये आपने बॉलीवुड की मशहूर पार्श्व गायिका अलका याग्निक जी से गवाया है। तो हम इस गीत के बारे में ही आपसे थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मुंबई तक आप गए और वहाँ जाकर के भी आपने हिंदी गानों के बजाय उन्हें अपने रंग में रंग कर उनसे हिमाचली गाना गवाया। तो ये ख्याल किस तरह से आपके मन में आया, क्यों आपने जाकर के वहाँ पर भी अपने कल्चर को ही आगे प्रमोट किया? गरिमा जी, ये एक महक है जो हमें अपनापन देती है जी। वो महक हमारी माटी में है, हमारी आबो हवा में है, हमारे लोक संस्कृति में है। और हम तो लोक कलाकार हैं, हमें तो ये खुशबू अपने गानों में ही आनी है। बिल्कुल। हम जितना मर्जी बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, हमारे लिए अगर लोकगीत नहीं है तो वो गाना हमारे लिए सार्थक नहीं है। जी। तो ये उद्देश्य यही था शुरू में, मन की भावना भी यही थी शुरू में। काफ़ी पहले से प्रोजेक्ट लेके चले हुए थे। छोटे छोटे हमारे को नाटक के एक्सपोजर्स मिलते थे और कुछ साइड रोल फिल्मों के और कुछ मराठी भोजपुरी गानों के लिए ऑफर्स मिलते थे। तो मुझे लगा कि यार अपना गाना अपना ही होता है, तो उसमें एक प्राउड फील होता है। बिल्कुल। अभी जिस अच्छे तरीके से मतलब लोग मेरे को रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि हाँ यार एक प्राउड फील कराया है, तो इसका पूरा श्रेय मैं अपने फोक को देता हूँ, अपने लोक संगीत को देता हूँ। जी देखिए दिलीप जी, सिर्फ आप ही को प्राउड फील नहीं करवाया, आपने हमें और हमारे सारे दर्शकों को प्राउड फील करवाया है कि आप मुंबई तक जाकर के भी हमारी संस्कृति को आपने जो राष्ट्रीय स्तर पर इसे फैलाने का कार्य अपने गीतों के माध्यम से किया है। वैसे तो दिलीप जी आप किसी भी जो परिचय है उसके वो नहीं है कि किसी को आपके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को ज़रूर दे दें। जी, मैं एक सीधे साधे किसान परिवार से हूँ, सिरमौर से,
और शिलाई का रहने वाला हूँ। बेला मेरा गांव है और एक पहाड़ी असली जो है मेरा एक पहचान है। जी। मेरी अपनी एक दिलीप चौहान है, लेकिन लोग मुझे सिरमौरी के नाम से जानते हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा असली जो पहचान है, अपनी ब्रीड नहीं छुपानी चाहिए किसी को भी नहीं, जी, चाहे वो कोई वर्ग है, कोई भी है, तो हमें अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़नी चाहिए। तो जी, और दिलीप जी, अगर आपसे हम शुरुआती दिनों की बात करें, जब आपने गीत संगीत की दुनिया में आपका आगमन हुआ था, क्या ये शौक़ जो है गाने का और ये संगीत की दुनिया का जो शौक़ है, ये बचपन से ही आपको रहा है? गरिमा जी, ये जो वैसे तो कहा जाता है हर इंसान के अंदर एक कलाकार छुपा होता है, लेकिन उसमें कितनी उमंग है, कितनी उसकी डेंसिटी क्या है, कितना उसमें मतलब आपके फोर्स है अंदर, जो आपको एक पागलपन के हद तक ले जाए, जो आपको बहुत सारे रिस्क जितने हैं जिंदगी में, जो आपको ऑब्स्टेकल्स आएगी, जो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, उससे पार ले जाए। तो एक जुनून तक जो आपका माइंड भी ब्लॉक कर दे, इतना जुनून चाहिए होता है। ये बचपन से आदमी में होता है जी। तो हम बचपन से ही जुड़े रहे। जो छोटी छोटी लोक कलाओं की हमारी अपनी शैलियाँ होती है, चाहे वो आंगन की हमारे गीत संगीत है या हमारे बैठ के मोजरे लगते हैं गाना बजाने के, अलग अलग तरीकों में हम लोग जुड़े रहे। फिर धीरे धीरे इसी फील्ड में आगे। जी बिल्कुल। और देखिए, ऐसे आगे आए हैं कि आज पूरे देश में आपका नाम गूंज रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि ये तभी मुमकिन हो पाता है अगर इंसान का जो उसकी कला है उसके प्रति पूरा जुनून हो। वो रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएँ, लेकिन जो एक डेडिकेशन है कला के लिए, वो ज़रूर रहनी चाहिए। तो देखिए दिलीप जी, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में हैं और इतने आप फेमस नाटी के रॉक स्टार हैं, और आपसे हम गीत ना सुने, भला ये कैसे हो सकता है? हमारे दर्शक ज़रूर आपके किसी गीत का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन से ठीक पहले जी गरिमा जी, हमारे गाने में इतनी अच्छी ग्रेविटी है कि हम कोई भी लोक संगीत उठा के रिकॉर्ड कर दें तो लोग सिर पे बिठा लेते हैं हमको जी, और इतना प्यार देते हैं। और आप देख रहे होंगे कि आज के दौर में हर डीजे में, हर लोकल गांव में लोकल गीत कलाकार चल रहा है और बज रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। ये ओरिजिनलिटी है, हमारी प्योरिटी है। हमने लॉकडाउन से पहले एक और एक्सपेरिमेंट किया कि हम कुछ एक ऐसा गीत बनाएं जो वैसे टिकटॉक जाने वाला था उस वक्त की बात है, जो पूरे पहाड़ में गढ़वाल से लेकर, नेपाल से लेकर, हमारे पांगी से लेकर पूरा चंबा तक, पूरा डोगरी एरिया जम्मू का, इतने इलाकों में इम्पैक्ट करे और एक प्राउड फील कराए पहाड़ी का। तो हमने इस कॉन्सेप्ट पे काम किया। हरिकिशन वर्मा जी मेरे दोस्त राइटर हैं बहुत अच्छे, उनके साथ बैठकर बहुत अच्छा गीत बना और बाद में वो बहुत हिट भी हुआ। उसका एक आपको थोड़ा सा सुना रहा हूँ जी। क्या देखे चोरिए तू ऐसे गौर से, बंदे पहाड़ी चले बड़ी टौर से। क्या देखे छोरिए तू ऐसे गौर से, बंदे पहाड़ी चले बड़ी टौर से। लाखों रियो खेती मारे से बोरे बगीचे, लाखों रियो खेती मारे से बोरे बगीचे। भाग देनी नौकरी छोकरी पीछे, लेना देना कुछ ना, लेना देना कुछ ना किसी और से। बंदे पहाड़ी चले बड़ी टौर से, क्या देखे छोरिए तू ऐसे गौर से, बंदे पहाड़ी चले बड़ी टौर से। क्या बात है दिलीप जी। देखिए, इस गीत के माध्यम से आप, जो हम पहाड़ी लोग हैं ना, उनका कैसा नेचर होता है, ये भी हमारे दर्शकों तक एक संदेश जा रहा है। अगर जैसे आपने कहा कि आपने उस समय लॉकडाउन से पहले के समय ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया और आपने किसी राइटर से कांटेक्ट करके फिर इसका वो किया। देखिए, हमारे जो काफ़ी उभरते कलाकार हैं, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि हर एक इंसान में एक कलाकार ज़रूर होता है, पर कई बार क्या होता है कि उन्हें वो जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब भी हम एक गीत बनाते हैं तो उसके विभिन्न पहलू होते हैं। एक राइटर होता है, एक कंपोज़र होता है, एक स्टूडियो होता है, एक लेबल होता है। ये सब चीज़ों के बारे में अगर जानकारी उन्हें मिल जाए तो शायद जो एक कलाकार हर इंसान में है वो उभर कर बाहर आ सकता है। और सर, आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, आप इतने समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ी सी गाइडेंस जो ये हमारे आज के उभरते कलाकार हैं इन्हें दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए गरिमा जी, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हम मनोरंजन के साथ साथ कुछ जो समाज में जरूरी चीज़ें वो भूल जाते हैं जी। तो ये सब, इन सब बातों पर, पहलुओं पर इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को लग रहा बहुत अहम सवाल है ये, और आपने उत्तर भी इसी में दे दिया है वैसे, कि
हमें भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं, काफ़ी कॉल्स आते हैं कि सर हम भी बनना चाहते हैं कलाकार, हम भी लिखते हैं, हम भी गाते हैं, कैसे करें, क्या करें। तो आज तो गरिमा जी सबसे पहले तो हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत से हैं। अब आप ये देख लीजिए, जब हमने शुरू किया था तब कुछ नहीं था, आज दूरदर्शन है, आज गांव-गांव में हमको देख रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, लोग अपने घरों में देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग कलाकार आ रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, ये हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आप बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले आप ये करें कि जो आप लिख रहे हो किसी एक्सपर्ट राइटर से सुनाएं, दिखाएं जी, आप क्या लिख रहे हो। आपके पास अगर लेखनी आपकी नहीं है तो किसी और से लेखक से ले लो। गाना पहला पौधे का बीज होता है, गाने का बीज है गाना, लिरिक्स। आप सबसे पहले वेरीफाई करें कि आप क्या लिख रहे हो और गाना क्या है, आपका बीज कितना दुरुस्त है, पौधा तभी बड़ा होगा। उसके बाद सेकंड पायदान पे आती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आपको कैसे करनी है, वही बात कर रहा हूं, जब पहले करते थे तो कुछ ही स्टूडियो 2-4 होते थे हिमाचल में, जब हम लोग करते थे। आज हर शहर में 4-6 स्टूडियोज हैं। तो आप कहीं भी नियर बाय स्टूडियो जाइए, पहले आप चेक कीजिए अपने कंपोजिशन को। आप उसके बाद जब अगर आप चेक नहीं करोगे तो उसके बाद प्योरिटी का पता नहीं लगेगा कि कितना प्योर है, कितना अच्छा है। आपको बैकड्रॉप ना लगे, इतनी स्पीड स्लो होनी चाहिए आपकी। स्पीड आपकी बहुत फास्ट नहीं होनी चाहिए काम करने में। जितना आराम से आप चलोगे, देख देख के, सुन सुन के चलोगे, उतना हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। तो जो न्यू कवर्स है वो गाना अच्छे से देखे। अगर लोकल गीत वो गा रहे हैं, कोई पॉपुलर हिस्टोरिक या फिर वो कोई ऐतिहासिक या फिर वो पारंपरिक गीत गा रहे हैं, उसके बारे में गाथा का पूरा पहले पता करें कि ये गीत है क्या। जी, खुद को नॉलेज होना जरूरी। अब जैसे मेरे एक गीत में खुद से मेरी गलती हो गई थी, 10 साल पहले मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, एक शब्द उसमें गलत हो गया था, तो थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया था। तो इसी तरह से मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, हमें वेरीफाई करना है, हमें ये देखना है कि गीत का इतिहास क्या है, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। और अगर आप नया लिख रहे हैं तो बढ़िया होना चाहिए, फिर स्टूडियो में जाइए, फिर रिकॉर्डिंग कीजिए। उसके बाद प्लेटफॉर्म्स अलग अलग है, फिर आप यूट्यूब पे आ जाओ, आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप इन सब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप में बात है, अगर आपकी किस्मत साथ है, आपकी मेहनत सही है, आपका स्टेमिना अच्छा है, एक बार अगर आपको नहीं कामयाबी मिली, आप दोबारा जाइए, दूसरी चीज कीजिए। बिल्कुल। और देखिए, इन सबके साथ ही जो एक अपनी जो लोक संस्कृति है उसके प्रति प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, जो कि देखिए दिलीप जी, आप में तो बखूबी है, तभी आपने आगे तक भी इसको कैरी ऑन किया है। अगर हम बात करें आपके गीतों की, तो देखिए दिलीप जी, ऐसा होता है कि जो हमारी पहली चीज़ें होती है ना, पहला स्कूल का दिन, पहला जो भी कॉलेज का दिन, ये बहुत याद रहती है। तो अगर आपके स्कूल की हम बात करें तो आपके स्कूल का जो पहला दिन था, या फिर गीतों की स्कूल की अगर हम बात करें, उसका जो पहला दिन था वो कैसा रहा, और कौन सा वो गीत था जो आपने सबसे पहली बार गाया था? देखिए, हिमाचल में बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है भाई परमजीत पम्मी जी। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, हिमाचल की पहली स्टार नाइट हुई थी 2004 में लवी में। तो मैं पढ़ता ही था उस वक़्त, और भाई कुलदीप शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, इन सब की स्टार नाइट थी और मैं उनके साथ था। मैं एज एन एंकर परफॉर्म कर रहा था लवी में। तो वहाँ परमजीत भाई से मेरी मुलाकात हुई। और मैंने उनको बोला, उसके बाद अब जब हम बैठे, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई आप भी गाओ, बहुत अच्छा गा सकते हैं। मैं बोला, मैं पम्मी भाई मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा, लेकिन आराम से आऊँगा, बहुत बढ़िया आऊँगा। उसके बाद कोई 2010 में मैं उनके पास गया। उनका भैरवी स्टूडियो होता था, और वहाँ पर डिस्कशन हो रही थी कि हमने क्या क्या करना है। तो कुछ सॉन्ग्स थे जो मैं काट रहा था, उन्होंने बोला नहीं ये तो मुझे चाहिए सॉन्ग। मुझे लगा कि यार ये तो कोई खास लगा नहीं मेरे को गाना। और जब वो आया मार्केट में तो धूम मचा दी उसने। वो आपके नजर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। बोलो बाशो कांडे दे हो, बाशो कांडे दे मोरो हाय रे लिए मेरी चढ़की है, बाशो कांडे दे मोरो हाय रे लिए मेरी चढ़की है, तुझे दिल में बसाना है, हर दिल यही कहता है, तुझे अपना बनाना है, हर दिल यही कहता है। इसी एल्बम में एक और गीत था जी। वो भी मेरे नहीं चाह रहा था कि गाए हम उसको, और उसका भी बहुत भरपूर रिस्पांस हुआ जी। हो हम सिर मोरी छोकरे कम नहीं, सुन शिमला में रहने वाली है, ओ हम सिर मोरी छोकरे कम नहीं, सुन शिमला में रहने वाली है,
तो ये था मेरी पाठशाला का पहली क्लास। जी जी, आपकी गीत की पाठशाला वहाँ से शुरू हुई और फिर उसके बाद तो ब्रेक लगी ही नहीं, बिल्कुल आप आगे प्रगति की राह पर बढ़ते गए। देखिए दिलीप जी, आपने बहुत से स्टूडियोज़ के साथ काम किया है, आपने बहुत से स्टेज परफॉर्मेंसेस भी किए हैं, आप मुंबई में जाकर के वहाँ के कलाकारों को हमारे रंग में रंग चुके हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो एक स्टेज का एक्सपीरियंस होता है और एक स्टूडियो का एक्सपीरियंस होता है, उसमें क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? बिल्कुल डिफरेंट है गरिमा जी। जी। और आपने बहुत सही जगह सवाल पूछा है। आज तक अभी तक मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर गानों के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता हूं। जी जी। परफॉर्मेंस क्या है, जो गाना है आपका, ये वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन, बिल्कुल। हम गा रहे हैं, उसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और लोग उसको सुनेंगे, वो ऑफलाइन सुनेंगे, मतलब कि आप लाइव नहीं हो। बिल्कुल। आप स्टेज पर हो तो वो टू वे कम्युनिकेशन है। गाना आपको ही है, पब्लिक को नहीं गाना है, लेकिन उनके साथ सिंक्रोनाइजिंग बनानी है। जी बिल्कुल, सिंकअप बनाना उनके साथ। उनके साथ एक कॉन्टैक्ट होता है इंटरनली। अगर वो कॉन्टैक्ट सॉलिड है, अगर वो कॉन्टैक्ट कनेक्शन अच्छा है, तो मतलब उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। उसके साथ उस कॉन्टैक्ट के साथ एक टेलीपैथिक वेव्स होती है जी। जो इंटरनली कनेक्टेड होती है जी। और वो कनेक्शन आपको अंदर से फील देता है कि हाँ मैं सही हूँ, हाँ मैं गलत हूँ, यहाँ सही हूँ, यहाँ गलत हूँ। उसके बाद छोटी छोटी टाइमिंग्स बनती है। उन टाइमिंग्स के बाद जब ये परफेक्शन आती है तो एक लाइव परफॉर्मर का एक अच्छा स्टाइल और अच्छी परफॉर्मेंस बनती है। तो एक रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डेड सॉन्ग प्ले करने में और डीजे के सॉन्ग में और लाइव परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। जी। एक और बात क्लियर करता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है जो लाइव परफॉर्मर है उसके गाने अगर हिट है तभी वो हिट कर रहा लाइव शो, नो। और ये भी जरूरी नहीं है जिसका बहुत हिट सॉन्ग है वो लाइव शो बहुत हिट कर रहा है। लाइव शो का, यस, लाइव शो का अलग एक तजुर्बा है, अलग एक कनेक्शन है जो आपको बताया है। हो सकता है किसी का गीत भी मार्केट में ज्यादा हिट नहीं है लेकिन लाइव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर सकता है। बिल्कुल, उसकी एबिलिटीज बहुत अच्छी हो सकती है। जी, जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन की। जी, ये फर्क है गरिमा जी। जी बिल्कुल। और देखिए, आपने तो इतने सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं, तो हम जैसा कि कह रहे हैं कि हो सकता है हमारे कोई दर्शक होंगे जो इस राह में आगे बढ़ रहे होंगे। जी। उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी करके वो जाएं? अगर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं तो किस तरह की अपनी तैयारी पहले रखें, और अगर स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं तो किस तरह की तैयारी वो रखें? जी, अभी बताया मैंने आपको, ये फर्क है इन चीजों में। जी। देखो, स्टूडियो के लिए आप रिकॉर्डिंग पे जा रहे हो तो सीधी सी बात है, आपका मन खुद ही बोलेगा जो अच्छा सॉन्ग है, पहली बात है। दूसरी बात, आपके आसपास एक्सपर्ट्स है, सिंगर सीनियर्स बहुत है, आप उनसे पूछ लीजिए, राइटर से पूछ लीजिए, आप म्यूजिक डायरेक्टर की भी एडवाइस ले लीजिए कि गीत कैसा लग रहा है। रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है। वहीं कंपैरेटिवली जो आपका सवाल है, अगर हम स्टेज पे जा रहे हैं तो उसकी तैयारी थोड़ी लंबी होगी। आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। आपको यू विल हैव टू वॉच समवन कि कैसे परफॉर्म हो रहा है। बिल्कुल। लाइव शोज देखने पड़ेंगे, कैसे परफॉर्म हो रहा है, अच्छा हो रहा तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। फिर आपको ये सब करने के बाद कुछ टाइम तक, काफी टाइम तक करना होगा। उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिकली करना है कि मैं कितना अच्छा कर पाऊंगा कनेक्शन, मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। और धीरे धीरे आपका लाइव शो का तजुर्बा बढ़ता जाएगा जी। और आपका अलग तजुर्बा होगा, सबका एक जैसा नहीं होगा। बिल्कुल जी। ये हर इंसान का जैसा इंसान सामने से देगा उससे वापस भी वैसा ही तजुर्बा मिलेगा, और तजुर्बे से ही इंसान आगे सीखता है। ये फर्क है जी। जी। और देखिए दिलीप जी, कहते हैं कि किसी भी इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके परिवार का, उसके दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिले। तो आपके केस में ये सपोर्ट जो है परिवार का, दोस्तों का, ये कैसा रहा? परिवार दोस्तों का सपोर्ट सबके लिए रहता है, ठीक बोल रहे हैं आप जी। बिल्कुल रहता है, हमारे लिए भी है। मतलब बचपन से लेकर आज तक मेरे दोस्त, मेरे स्कूल के, कॉलेज के, मेरे और अब बाद में दोस्त बने हैं, बहुत सपोर्ट रहता है जी। हर टाइम सपोर्ट में है। और परिवार तो सबसे पहले ही आता है। बिल्कुल। परिवार सबसे पहले आता है, उसमें आपको कितना अच्छा सुकून का परिवार है, कितना अच्छा आप घर में रह रहे हो, आप घर वालों के साथ कैसे रह रहे हो जी। हमारे लिए सपोर्ट वो कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट गरिमा जी ये है कि हम परिवार को किस तरह से रख रहे हैं। बिल्कुल। हमारा वहाँ व्यवहार कैसा है। हमारे पहाड़ी में कहावत देते हैं कि जैसे इज्जत गोरे नहीं होते तैसे कुछ नहीं होते। जिसकी इज्जत घर में नहीं होगी उसकी बाहर भी नहीं होगी। बिल्कुल। हर इंसान के पीछे परिवार है,
जो परिवार की इज्जत करेगा वो बाहर भी इज्जत बनाएगा। परिवार का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बात की दलीप जी। और देखिए, घर से ही हमारी शुरुआत होती है। अगर परिवार का सपोर्ट ना मिले, परिवार की इज्जत ना मिले, तो बाहर जाकर के भी वो इज्जत कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए दिलीप जी, जब हम आपसे बात करते हैं या आप लोगों से मिलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक ये जिम्मेदारी आप लोगों पर डाल देते हैं कि यहाँ तो चलिए हिमाचल में जब हम हैं तो हम सिरमौर से हो सकते हैं, शिमला से हो सकते हैं, मंडी, ऊना, कहीं से भी हो सकते हैं। लेकिन जब हिमाचल के बाहर जाकर के हम अपने प्रदेश को ही रिप्रेजेंट करते हैं, हम हिमाचल वासी होते हैं, तो ऐसे में हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाल देते हैं, जो लोक कलाकार होते हैं, कि हमारी लोक संस्कृति को लोगों के सामने रखने का जो दायित्व है वो आप लोगों का है, और संरक्षण भी इसका करने का दायित्व भी आप लोगों का है। तो ऐसे में जो कलाकार हैं, आपके सुझाव में या आपके विचार में उन्हें किस तरह के गीतों को प्रमोट करना चाहिए? जो एक गीत बनाते हैं वो किस तरह का होना चाहिए? ये भी बहुत अहम सवाल है गरिमा जी, बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। देखिए, गीतों की अपनी एक कैटेगरीज होती है, गीतों के अपने एक कंटेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम लोग गायक हैं, हमें गायक को वैसे सबको पता होता है कि हमारे गीत का क्या संदर्भ है, क्या कॉन्टेक्ट है, क्या कंटेंट है। अगर यहाँ मंच पर सिर्फ नचाना है या डीजे पे सिर्फ नचाना है, तो गीत का कॉन्सेप्ट आपका कोई भी हो सकता है। श्रृंगार रस का हो सकता है, नॉटीनेस उसमें हो सकती है, नटखट हो सकता है वो, और बीट को थोड़ा सा वो करके नचा देंगे आप। लेकिन जहाँ पर सवाल आता है आपका, जो आप पूछ रहे हो, जब आप पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं भी, चाहे वो प्रदेश के अंदर है चाहे प्रदेश से बाहर है, तो वहां पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके गीतों का संदर्भ, आपके गीतों का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्योर चाहिए। बिल्कुल। उसमें नचाने का और डांसिंग का आपका जो नजरिया है वो कम रखना चाहिए, क्योंकि आप एक रिचेस्ट कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पहाड़ों में ये देवभूमि है, यहाँ की देव परंपराएं चलती है, हमारी देव संस्कृति है। अगर हम बाहर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप 1 घंटे के प्रोग्राम में एक भी गाथा अच्छी गा दी हिमाचल की आपने, चाहे वो कांगड़ा से ले लो, चंबा से ले लो, चाहे वो आप हमारे इधर के शिमला, सिरमौर, मंडी से ले लो, तो आपका नाम उठेगा ही उठेगा, परफॉर्मेंस आपकी रिच होगी ही होगी जी, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत रिच है। बिल्कुल, बहुत संपन्न संस्कृति है हमारी। इसलिए जब हम जैसी जगह परफॉर्म कर रहे हैं, तो गरिमा जी हमें ये ध्यान रखना है कि हम कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, हमने क्या परोसना है। यही तो एक लाइव, जो आप पूछ रहे थे कि लाइव और रिकॉर्डिंग में फर्क है, लाइव में यही फर्क है कि आपको टेस्ट देखना है, थाली के हिसाब से सब्जी डालनी है। अब एक जगह पर 3 ब्लॉक वाली थाली पड़ी हुई है, जिसमें 3 ब्लॉक बने हैं, एक चावल के लिए, एक चटनी के लिए, एक सब्जी के लिए, एक दाल के लिए, ठीक है, और उसमें आपने एक बार में 3-4 डिशेज डाल दी। दूसरी जगह आप खाने बैठे, वहां पर एक ही ब्लॉक वाली थाली है, आप उसमें इकट्ठा नहीं डाल सकते। तो वही चीज है, दर्शक जैसे हैं, जगह जैसी है, स्थान जैसा है। आपको ये ना भूले कि आप कहां से आए हैं जी, ये ना भूले कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है जी। तो सवाल हमारा यही है कि हमने कितने अच्छे तरीके से हमने अपनी अच्छी संस्कृति को, देव संस्कृति को परोसना है। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि चल पड़ेगा आपका, कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, लेकिन अगर वो चीज हमने जिसको थोड़ी सी हल्की है, अगर हमने बाहर परोस दी, तो उसका फिर कोई मायना नहीं रह जाएगा। आप फिर अपने संस्कृति को कुछ ही पॉइंट समथिंग % में आएंगे, आप परसेंटेज भी नहीं बनेगी आपकी स्टार्ट में। ये चीज़ है जी। अब आपको देखना है, आपको वॉच करना है, हमें ये देखना है कि हम कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा फोक में क्या क्या चीज़ें हैं। अब एक याद ही आ रहा है मुझे, शिमला का एक गीत है जी, लोग बहुत कम गा रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग थे उनसे मैं सुना करता था जी। एक हमारी बसंती आंटी होते थे, बहुत बढ़िया गाते थे, अभी 80 के आसपास है वो जी जी। लास्ट मंथ उनसे मिला था मैं, उनसे मैंने गीत सुना था ये। और मतलब अगर आप उसकी बात, वैल्यू की बात करेंगे, तो दर्शकों के लिए मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहता हूं कि वो गीत सती प्रथा पर गीत बना है जी। जब औरतें सती हुआ करती थी, तो वो नहीं होना चाह रही थी सती, और उसको मरने के लिए विवश कर दिया और चिता तक पहुंचा दिया उसको जी। फिर उसने अपने कुल देवता की, देवी माता की फरियाद लगाई कि हे भगवान, मुझे मेरा भी तू है, अगर मेरा कोई कसूर नहीं है, तो अगर ये प्रथा गलत है तो आप मेरी रक्षा करो जी। कोई सच्चे दिल से फरियाद लगी है, देवभूमि है ये। और गरिमा जी वहां पर लोहे के बराबर के जो ओले होते हैं, शोरू जिसको बोलते हैं, उसकी बारिश हो गई।
ये ज़्यादा दूर का नहीं, नारकंडा का गाना है, आसपास का शिमला का। जी, अब देखिए आपने इतने अच्छे से हमें तो एक गाना। और अगर मुझे ज़्यादा बेसिक नहीं आता है, अगर आप इसकी थोड़ी सी सुनाई देता हूँ, आप कह रहे तो जी। बोलो रूंदे लागे चेखिए गे हाटूरी टीरा के बढ़िया जो माटिए पहाड़िया बजीरा रूंदे लागे चेखिए गे हाटूरी टीरा के बढ़िया जो माटिए पहाड़िया बजीरा। तो ये गीत है। अगर आप इसका बेसिक भी बात करेंगे तो मुझे तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये राग शिवरंजनी में बना हुआ है और पुराने बुजुर्गों ने बनाया है। तो हमको संदर्भ भी देखना है और वक्त भी देखना है। जी बिल्कुल, बहुत खूब। आपने जितनी खूबसूरती से इस गीत को हमें समझाया है, उसके बाद ये गीत सुनने का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और दिलीप जी देखिए, आपको देख करके पता लगता है कि आप हमारी संस्कृति से जुड़े हैं और बहुत गर्व से कहते हैं कि हम हिमाचली हैं और इसी को आगे प्रमोट करने की कोशिश भी करते हैं। अब देखिए, बदलते वक्त के साथ जो लोक संस्कृति हमारी है वो तो बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, लेकिन समय के साथ उसमें भी थोड़े बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। तो आपके हिसाब से बदलती समय के साथ हमारे लोकगीतों के स्वरूप में कुछ बदलाव आया है? जी, लोकगीतों में बदलाव बहुत आया है। जो लोक शैली है उसमें लोक कला का एक स्वाद होता है। जी, आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, उठाया है, पिन करना चाहता हूं मैं इस सवाल को, पूरे दूरदर्शन चैनल को मैं पिन करना चाहता हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको, जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट आते हैं जी, जो 50 के पार हैं, 60 के पार हैं, उनसे भी जरूर पूछे, क्योंकि वो बेहतर तरीके से और बताएंगे कि क्या चेंज आया है। बिल्कुल। उनको स्वाद पता है। हम तो उनकी धरोहर गा रहे हैं, जी, उनकी दी हुई हमारे पास ये लिगेसी है, हम तो इस पर काम कर रहे हैं। जी, अब इस पर क्या आ गया है जो चेंज कह रहे हैं आप, इस पर एक टेस्ट चेंज हो गया है। मतलब एक फिल्मी स्टाइल में गाना स्टार्ट हो गया है। जैसे कोई मतलब पूरा फिल्मी ही तरीके से गा रहे हैं। यंग जनरेशन पसंद भी कर रही है। जी, देखो, पसंद आप आ रहे हैं, आपको सब पसंद कर रहे हैं, आपको सब प्यार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो और भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, जी, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जो आपने सवाल पूछा है, तो चेंज ये आया है कि हमारी पूरा कहीं फिल्म स्टाइल लगता है गाने में। ये थोड़ा सा जो असली लोक शैली है वो नहीं है। हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, उसमें मेरे और भी साथी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये सत्य है कि बदलाव आ रहा है। लेकिन अगर इसके बाद इसके बीच में कोई प्योर गीत आता है तो उसकी एक अलग पहचान होती है, उसका एक अलग सन्नाटा होता है। और जो असली लोकगीत है, जी, असली लोक शैली है, इसके बारे में खास बात यह है कि कभी भी बूढ़ी नहीं होती है, ये हमेशा जवान रहती है। बिल्कुल। इसलिए कोई भी दौर आएगा, कोई भी टेस्ट बदलेगा, हमारा लोकगीत रहेगा, ये अमर है। बिल्कुल। और जैसा कि हम कहते भी हैं कि अगर भारत में कितने अलग अलग तरह की संगीत शैलियाँ मौजूद है, और अगर हम ये कहें कि इन सभी का जो उद्गम है, जो सृजन है, वो कहीं ना कहीं हमारे लोकगीतों से ही हुआ है, तो ये भी गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, सवाल पूरा करें आप। जी, तो ये इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, लोकगीत जो है वो वातावरण का गीत है, बिल्कुल, माहौल का गीत है, स्थान का गीत है, जी, जगह का गीत है। और इस वातावरण में जो वातावरण है, जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके आसपास कौन सी बोली है, कौन सा वहां पर भाव चल रहा है, कौन सा वहां पर परिवेश चल रहा है, उस परिवेश की सुगंध से लोकगीत निकलता है। जी, परिवेश की एक सुगंध से लोकगीत निकलता है। तो ये गीत हमारी इतने प्योर है कि मतलब आप इसको छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। जी, अगर हम उल्टा पुल्टा कर देंगे तो काम खराब हो जाता है इसमें। जी, बिल्कुल। इनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें आगे जाकर के ज़रूर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कर सकते हैं। और आपने तो ये काम बखूबी किया ही है। आपने ना केवल जो पार्श्व गायिका है अलका याग्निक जी, उनसे ही ये गीत गवाया है, बल्कि अब कुमार शानू जी से भी आपने कोई हिमाचली गीत गवाया है। तो हम उस गीत के बारे में भी आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। जी जी, गरिमा जी, मैं थैंकफुल हूँ जो देवभूमि में पैदा हुआ हूँ, और महान कृपा है हमारे बुजुर्गों की और देवी देवताओं की कि हिमाचल में से मुझे ये आज के दौर में ये अवसर मिला, जो कि इतने बड़े लोग हमारे साथ गाना गा रहे हैं।
पहले अलका मैम ने जी। ये मान बढ़ाया हिमाचल संस्कृति का, अब शानुदा ने मान बढ़ाया है। और वैसे ये दिसंबर में लॉन्च होना था। मैं आपके दूरदर्शन चैनल के माध्यम से ये माफ़ी चाहता हूँ लोगों से कि हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि दादा का कुछ शेड्यूल ठीक नहीं चल रहा था जी। और वो कुछ उसके बाद वो वर्ल्ड टूर पे चले गए थे और एनओसीज वगैरह और भी कुछ चीज़ें थी हमारी कंप्लीट करने को। तो दादा ने बहुत अच्छे से रिसीव किया हमें, बहुत अच्छी कंपनी दी और मतलब व्यवहार भी बहुत अच्छा है उनका। और बल्कि वो आने के लिए भी कह रहे थे, तो हिमाचल आने के लिए। जी। नेक्स्ट हम करेंगे उनके साथ, तो वो खुद आएंगे यहाँ क्या और बात उन्होंने है। कमिटमेंट किया है ये। क्या तो बात है। गाना हम कल लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि 4 को। जी। और इसका मुखड़ा वैसे टेलर हमने थोड़ा डाला है। ये भी एक प्राउड फील कराने वाला गीत है। हम है पहाड़ी ना समझो अनाड़ी, खतरों के हम है बड़े खिलाड़ी। ये गाने का कॉन्सेप्ट भी हरि भाई ने बनाया है, हरिकिशन वर्मा जी ने, हमने बैठ के किया है। तो यही है कि हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे रहते हैं और हम अपोजिट सर्कमस्टांसिस में भी पॉजिटिव रहते हैं। बिल्कुल। हमारा मिजाज दुनिया में, देश भर में, दुनिया भर में इसलिए जाना जाता है क्योंकि हम खुश रहते हैं, स्वभाव से हम सुखी है। स्वभाव से पहाड़ी लोग कोई भी गरीब नहीं है, स्वभाव से कोई दुखी नहीं है। जी। तो इसी अलग अलग तरह की जीवन शैली को निभाते हुए, जीवन को सार्थक करते हुए हम लोग ये गीत को कंक्लूड कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया है वर्मा जी ने। हम है पहाड़ी ना समझो अनाड़ी, खतरों के हम है बड़े खिलाड़ी। हम है पहाड़ी ना समझो अनाड़ी, खतरों के हम है बड़े खिलाड़ी। बड़े खिलाड़ी जी बड़े खिलाड़ी, हम है पहाड़ी जी ठेठ पहाड़ी। हम है पहाड़ी ना समझो अनाड़ी, खतरों के हम है बड़े खिलाड़ी। और एक स्टैंजा में उनकी आवाज में गाना चाहता हूँ, दादा की आवाज में। बिल्कुल सर। जब उन्होंने गाया तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी। और टिपिकल शब्द थे आगे, ये तो थोड़ा हिंदी का जैसा था। टिपिकल थे, जे बोरे चाहे गरीब अमीर, को दिन बेच दे अपना जमीर। जी। मैंने कहा ये लाइन कैसे गाना, पर बुलवाई उनसे, फिर उन्होंने किया। तो उनका स्टाइल बहुत सा, हाँ जे बोरे चाहे अमीर गरीब, को दिन बेच दे अपना जमीर। जे बोरे चाहे गरीब अमीर, को दिन बेच दे अपना जमीर। दिल में जिंदा ईमानदारी, हम है पहाड़ी जी ठेठ पहाड़ी। बहुत खूब, बहुत खूब। और हम सभी बहुत उत्सुक हैं इस गाने को सुनने के लिए। जब भी ये लॉन्च होगा हम इसे ज़रूर सुनेंगे। और जी कल लॉन्च हो रहा है ये 4 तारीख को। जी कल होगा तो हम कल भी इसे ज़रूर सुनेंगे। और देखिए, जैसा आपने अभी कहा कि ठेठ शब्द जो है वो भी आपने उन लोगों से गवाए हैं, तो इसमें कुछ परेशानी हुई उन्हें, जो ये हमारा स्लैंग है, जो ठेठ शब्द है, ये सिखाने में? देखिए गरिमा जी, वो मास्टर है जी। और हजारों गाने गा चुके हैं जी। बहुत बड़ी बड़ी भाषाओं में भी गाए हैं गाने। उनको इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो तो मतलब मेरे को ऐसा लगा मेरे से भी अच्छा गा रहे हैं। जी। हाँ, थोड़ा सा स्लैंग का मतलब होता है कि टिपिकलाइजिंग, वो टिपिकलाइजिंग टोन अलग होती ही होती है, लेकिन उन्होंने निभाया, बहुत अच्छा निभाया। अलका मैम ने देखो पूरा गीत बहुत अच्छे से निभाया, बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। और बल्कि ऐसा लग रहा था कि जब वो हम सुन रहे थे ना गाने को स्टूडियो में बैठकर, तो ऐसा लग रहा था यार ये कोई पहाड़ की लड़की होगी। जी। हाँ जी। तो मतलब ये बड़े बड़े कलाकार हैं और इनका हुनर भी बहुत बड़ा है। जी। हम तो तुच्छ मात्र हैं, इन्होंने तो बड़े बड़े काम किए हैं जी, हम तो धन्य समझते हैं खुद को। जी नहीं, आपने भी हमारे प्रदेश का नाम ऐसी जगह पर जाकर के रोशन किया है, तो आप तुच्छ मात्र तो नहीं है। आप भी अपने लिए एक मुकाम आपने बनाया है। और इसके साथ ही देखिए दिलीप जी, अच्छी बात ये है कि आप ना केवल अपने लिए सोच रहे हैं, बल्कि जो आने वाले कलाकार हैं उनकी लिए भी आप सोचते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देते रहते हैं। और देखिए दिलीप जी, आज के हमारे जो परिवेश है उसमें सोशल मीडिया जो है वो एक कलाकार के जीवन में एक अहम रोल निभा रहा है। जब आपने गीत गाना शुरू किया था उस समय इसका इतना प्रचलन नहीं था, तो आपसे ये प्रश्न हम अच्छे से जान सकते हैं कि सोशल मीडिया के आगमन ने कलाकारों को फ़ायदा पहुंचाया है या फिर इसके कुछ नुकसान भी हैं? देखिए गरिमा जी, ये भी बहुत अहम सवाल है और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने सोशल मीडिया का जो पहलू छुआ है वो बहुत ज़्यादा अहम है। जब
कच्ची उम्र में हम होते हैं, जी कच्ची यानी कि 15-20 से नीचे नीचे की, तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, जी क्योंकि हमारे माइंड में एक ना पिक्चर बिल्ड होती है कि हम इतने बड़े ऐसे बन जाएंगे, वैसे बन जाएंगे। आपको क्या करना है कि सिर्फ उस चीज़ से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। जी अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर कैलकुलेट करोगे, तो क्या होगा कि कभी हो सकता है कि लाइक्स कम आए आपके, कभी हो सकता है आपके व्यूज कम पड़े, कभी हो सकता है कि आपको आपकी रीच ना बने पोस्ट की, आपके गीत की, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अच्छी चीज को लोग ढूंढेंगे। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अच्छी ही चीज को लोग ढूंढेंगे। लोग हो सकता है कि आपको ना ढूंढ रहे हो या बाई चांस अप डाउन हो रहा हो। तो आपको सोशल मीडिया के साथ साथ जो आपने सवाल पूछा है, शॉर्टकट में ये है कि इसके साथ एक चैलेंज है, जी वो आपको एक्सेप्ट करना है। जो आपका अपना बिहेव है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। अगर लाइक्स कम आ रहे हैं, अगर फॉलोअर्स कम बन रहे हैं, अगर व्यूज कम बन रहे हैं, तो आप उसके बाद आप सेंटी हो जाओ, आप हो जाओ डिप्रेस में, जी यार नहीं चल रहा, ठीक चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ये क्या व्हाट इज दिस। जी ये तो कभी है कभी नहीं है। पहले आप देखिए, पहले कुछ भी नहीं था, हम कैसेटें बेचा करते थे, बिल्कुल उसके बाद ऑडियो चलाए हमने, 10 के बाद जी ऑडियो चले, फिर 14-15 के बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी आई, जी उसके बाद थोड़ी सी और ग्रोथ हुई मार्केट में, ठीक है। एक दौर ऐसा भी था, सारे टेप रिकॉर्डर, रेडियो मैकेनिक सारे बंद हो गए, जी कैमरामैन की शॉपें बंद हो गई, जब मोबाइल आ गए बिल्कुल सारा काम बंद हो गया। वो तो लोग डिप्रेस नहीं हुए। चेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर आपको कंक्लूजन में ये देखना है कि आप कितने ज्यादा पॉजिटिव रख पा रहे हो खुद को, बैलेंस रखना है खुद को, किसी के रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं रहना है। सोशल मीडिया चलाइए, इसका फायदा है, प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये, आप अपने लोगों से जुड़े रहिए, बिल्कुल। अच्छी अच्छी चीजें सुनिए, अच्छी चीजें दिखाइए दुनिया को। जो नेगेटिविटीज है वो आपको अपने आप एडिट करनी है खुद से, जी तभी आप इसका जो है सार्थक एक मान सकते हैं, सोशल मीडिया सार्थक है। जी। और यानी कि सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए खुद में विश्वास होना बहुत ज़रूरी बिल्कुल है। जी, अगर आपको पता है आप सही काम कर रहे हैं, तो फिर सामने वाला कुछ भी कहे, आपको उससे परेशान नहीं होना है। देखिए दिलीप जी, हम बहुत देर से बातचीत कर रहे हैं और हमारे जो दर्शक है वो अब आपकी आवाज़ में एक गीत सुनने के लिए ज़रूर बेकरार होंगे, तो उनके लिए कोई एक गीत आप सुना जी, दें। ये अभी पिछले साल गीत बनाया था हमने। जी हो चोरी चोरी कुसरे लागे फोन सुन दे, लड़की है किसी के फोन सुन रही है, उसका व्यवहार चेंज हो रहा है कंपनी में, तो गाना गाए उस लड़की के लिए, दोस्तों नहीं। चोरी चोरी कुसरे लागे फोन सुन दे, चोरी चोरी कुसरे लागे फोन सुन दे, कुसके लागे शांति है स्वेटर बुन दे, कुसके लागे शांति है स्वेटर बुन दे, चिटे चिटे चावल लागे कुसके चुन दे, चिटे चिटे चावल लागे कुसके चुन दे, कुसके लागे शांति है स्वेटर बुन दे, कुसके लागे शांति है स्वेटर बुन दे, कुसके लागे शांति है स्वेटर बुन दे, चोरी चोरी कुसरे लागे फोन सुन दे, कुसके लागे शांति है स्वेटर बुन दे, कुसके लागे शांति है स्वेटर बुन दे। बहुत खूब दिलीप जी, बहुत खूब। आप जिस तरह से गानों को निभाते हैं ना, देखिए जो हमारे दर्शक घर पे देख रहे होंगे वो ज़रूर इस गाने को सुनकर थिरकने के लिए आज तो मजबूर हो ही गए होंगे। दिलीप जी, आपसे हमने बहुत सारी बातचीत की और बहुत सारा आपसे हमें जानने को भी मिला। और जैसा कि हमने देखा है कि आप बहुत समय से जो हिमाचल की, अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री कहें, इससे जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपने क्या बदलाव देखे हैं? आज पहले इसकी स्थिति कैसी थी, अभी कैसी स्थिति है, और आगे के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं? इस बारे में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए गरिमा जी, इंडस्ट्री बहुत बार, अब तो दशकों हो गए हैं, कई दौर से गुजरी है। बहुत पहले तो तब हम हुआ ही नहीं करते, सिर्फ रेडियो होता था जी, रेडियो के कलाकार होते थे, और उसके बाद कैसेट का दौर आया, फिर कैसेटें दिखा करती थी। कैसेटों के बाद फिर कुछ शोज स्टार्ट हुए हिमाचल में। सरकारी मेले तो होते थे जी, लेकिन लोकल शोज कम होते थे। सरकारी मेलों में भी बाहर के कलाकार ज्यादा होते थे, हिमाचली कलाकारों का ट्रेंड नहीं था जी। स्टार नाइट्स का ट्रेंड नहीं था, कलाकारों का तो था, कलाकार स्टार रहते नाइट्स थे। नहीं जी होते जी थे। स्टार नाइट्स का ट्रेंड नहीं था, कलाकार रहते थे। विभागीय टीम्स वहाँ जाती थी, चाहे वो लोक समृद्धि विभाग की है, चाहे वो भाषा एवं संस्कृति विभाग की है, और रेडियो दूरदर्शन वगैरह से भी होते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, दौर बदल गया और हर गांव में एक क्रेज जैसा आ गया।
कल्चर की वजह से। जी जैसे जैसे यहाँ पर सिग्नल कनेक्टिविटी अच्छी आई और यूट्यूब वगैरह अच्छा, बफरिंग ख़त्म हो गई और फेसबुक और यूट्यूब चलने लगी, उसके बाद लोगों को ये पता चलने लग गया कि हमारी भाषा एक है, हम भिन्न भिन्न नहीं है। जी नहीं तो ऐसा लगता था कि सिरमौर का गाना शिमला नहीं चलेगा, शिमला का गाना पांगे नहीं चलेगा। बिल्कुल। जबकि ये गाने हमारे पूरी हिमाचल की भाषा एक है, रीति रिवाज एक है, जी। परंपराएं एक है, जी। बोली में थोड़ा फर्क है, लेकिन अगर रिवाज एक जैसे हैं आपके, परंपराएं एक जैसी है, तो उसमें सिमिलरिटी बनती है, इसलिए गाना समझ आ जाता है जी और भाषा सुनने पर लगता नहीं यार हमारी ही भाषा है ये। बिल्कुल। तो अब एक रूपता आ रही है। तो पहले की इंडस्ट्री में और बीच का दौर थोड़ा सा खतरनाक था जब बदल रही थी, अब तो बिल्कुल मॉडर्न हो चुकी है। अब तो स्टार नाइट्स होती है बड़े बड़े मेलों में, सब लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हर गांव में, हर तीसरे गांव में शो होते हैं, लाखों रुपए खर्च रहे हैं लोग, जी लोगों की आमदनी बढ़ी है, शौक भी बढ़ गया है। कल्चर के लिए हम इंडस्ट्री की आपने बात पूछी है, तो इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा बड़ा उछाल आया है, बहुत अच्छा एक कैरियर में भी आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो उसमें। बिल्कुल। लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको मेंटेन करके चलनी है। लेकिन आज के दौर में, आपका सवाल को कंक्लूड कर रहा हूँ कि आज के दौर में इंडस्ट्री बहुत अच्छे मुकाम पे है और एक विश्व भर में अपनी एक पहचान बना रही है। बिल्कुल। और देखिए, आपके जैसे कलाकार जिस इंडस्ट्री में होंगे वो विश्व ही क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान ज़रूर बनाएगी। और देखिए, हमने जैसे अभी बात की अपने कल्चर की, अपने मेलों की और इसकी, तो अगर हम यहाँ से हमारे जो सिरमौरी दर्शक हैं उन्हें आपकी आवाज़ में एक सिरमौरी लोकगीत ना सुनाए तो ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो हम आपसे एक सिरमौरी लोकगीत सुनना चाहेंगे। बोलो जेठी माए रेणुका गायणे गणा कण छातालो, और जेठी माए रेणुका गायणे गणा कण छातालो, ताला ताला मेरी है भाणजी है गणा कण छातालो, ओ देव आया परशुराम मारे करणे ढालो, ढालो ढालो मेरी है भाणजी है मारे करणे ढालो, ओ देव आया परशुराम मारे करणे ढालो, ढालो ढालो मेरी है भाणजी है मारे करणे ढालो। बहुत खूब दिलीप जी। जो हमारे सिरमौरी दर्शक है वो ज़रूर खुश हो गए होंगे आपकी आवाज़ में ये लोकगीत सुन करके। देखिए दिलीप जी, आप गाते बहुत अच्छा है, डांस भी अच्छा करते हैं और आजकल हमने देखा है कि आप थोड़ा मॉडलिंग की ओर भी रुख कर रहे हैं। तो ये करियर में बदलाव और ये करियर में एडिशन किस तरह से हुआ है? एक्चुअली ऐसा है गरिमा जी, मतलब हम ना, मेरा एक ग्रुप होता था लोक संगीत विभाग में जी। और हम उसमें नाटक क्या करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे, लिखते थे और बनाते थे, एक्ट करते थे, फिर चौराहों पे जाते थे। तो हमने बहुत से जो है सोशल अवेयरनेस की कैंपेनिंग्स करी है अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर। तो एक बेसिक में ही हमारे में अंदर एक एक्टिंग का वो है, जौहर है। तो मतलब अभी फ्यूचर में कुछ हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हमने वेब सीरीज स्टार्ट करनी है और शॉर्ट मूवी स्टार्ट करनी है। उसके बाद हमने बड़ी बड़ी फिल्मों पर की और भी रुख करेंगे। तो क्यों ना ये मॉडलिंग से मैंने कहा स्टार्ट किया जाए धीरे धीरे, क्योंकि एकदम तो शॉर्टकट में कोई होना भी नहीं चाहिए चीज़ और अच्छा भी नहीं लगता है ना, वो आप उसको परफेक्टली कर पाओगे। तो वो इंस्टिंक्ट एक्टिंग के वापस जगाने के लिए हमने ये मॉडलिंग का स्टार्ट किया है और अभी आने वाले टाइम में हम एक वेब सीरीज भी शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम एक इसका जो है पहला वेब का जो है पहला एपिसोड उतारने वाले हैं कुछ ही महीनों के अंदर। बहुत खूब, उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं और हम इंतजार करेंगे उसे देखने के लिए। देखिए दिलीप जी, आप जो युवा वर्ग है उनके बीच में खासे फेमस है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। तो हमारे दूरदर्शन केंद्र से आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहें? देखिए, युवा वर्ग और सभी श्रोता लोग, हम कलाकार आप सबके प्यार के मोहताज हैं, आप सबके आशीर्वाद के मोहताज हैं। संदेश मेरे कलाकार बंधुओं के लिए भी है जो ज़्यादातर है, हमको इज्जत बहुत जल्दी मिलती है जी, शोहरत बहुत जल्दी मिलती है, पैसा भी मिल जाता है, लेकिन हमें मेंटेन करना नहीं आता है। मैं अपने साथी कलाकारों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपने कामयाबी के बाद एक संयम रखें, एक खुद को बांध के रखें। बुराइयां हमको घेर लेती है, इसमें कई प्रकार के विलक्षण पैदा हो जाते हैं। यही चीज़ मैं अपने युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि बुराइयों से बचे। जैसे आज के दौर में नशा बहुत बुरी चीज़ है जी, सोसाइटी को, हमारे समाज में, हमारी देवभूमि को इतना ज़्यादा दूषित कर रहा है, इसका कोई सवाल नहीं पैदा होता है।
आप ये देखिए, अभी हाल ही की शिमला की घटना देख रही है, नशे में मर्डर हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब जिसने मर्डर किया उसकी तो मानसिक स्थिति देख लीजिए कहाँ होगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उच्चाट हो चुका है, इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया है, उस जमाना का छोड़ चुका है, वो उसका कोई अलग ही लेवल है सोचने का। लेकिन उसके पीछे जो माँ बाप है, जिनके परिवार का बच्चा मरा है जी, वो माँ बाप बर्बाद हुए। अपने बच्चे को इसलिए थोड़ी पाला था कि मॉल पे मार दे कोई। बिल्कुल। ठीक है, या अभी जिसने मारा है वो भी गया, उसको भी सजा मिल गई, पकड़ा गया, लेकिन उसके जो माँ बाप है उनकी क्या गलती थी? जी, जो माँ बाप अपने बच्चे को लाड़ प्यार करके बड़ा कर रहे हैं, दुलार करके बड़ा कर रहे हैं, मेहनत करके पाल रहे हैं, पाल पोस कर फ्यूचर बना रहे हैं, आप उसके बाद भी नशे में डूब रहे हो, तो इससे बुरे हमारे कर्म क्या होंगे? आप आज जो है, अगर सही स्थिति में कोई है तो आप एक जन्म की कमाई नहीं है, माँ बाप की तपस्याओं का फल है, कई जन्मों की कमाई हो आप। इसलिए यूथ से मेरा ये निवेदन है कि नशे के खिलाफ, और गरिमा जी एक बात खास तौर पर कहना चाहता हूँ जी, आप औरों का भी उदाहरण लीजिए। अभी उत्तराखंड में जौनसार बाबर क्षेत्र में एक मीटिंग हुई पिछले महीने जी, और कम से कम 50,000 लोग शामिल हुए, पूरे नंबरदार और सारे इलाके के सियाणे उसमें शामिल हुए, और उन्होंने एक नियम बनाया है, हर गांव में और हर इलाके में कोई नशा नहीं करेगा, जो नशा करेगा या सहायता करेगा नशे वाले को उसको 50,000 जुर्माना है। बहुत हमें सीखना है, युवाओं से यही निवेदन है कि आप अच्छे हो और अच्छे रहें। जी, दिलीप जी, आपके जितने गीत अच्छे हैं उतना ही आपका ये मैसेज बहुत खूबसूरत था। उम्मीद करते हैं कि जो हमारी युवा वर्ग है वो इससे प्रभावित ज़रूर होंगे और नशे को ना कहेंगे। तो आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज दिलीप जी द्वारा दी गई ये प्रस्तुति आप सभी को पसंद आई होगी। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।